साल 2031 था। प्रशांत महासागर के बीच एक छोटा सा रिसर्च जहाज मेरिडियन अपने सफर पर था। इसका मकसद था समंदर की तहों में छिपे पुराने राज ढूंढना, वो राज जिन्हें इंसानों ने पिछले 70 सालों से नजरअंदाज किया था। डॉक्टर एलेना वास्केज, एक मरीन जियोलॉजिस्ट, अपने केबिन में बैठी सीज्मिक डेटा देख रही थी। उसके साथ उसका पार्टनर डॉक्टर रहील अहमद, एक पैलियोंटोलॉजिस्ट था जो पुराने जमाने के जानवरों पर काम करता था। एलेना, यह देखो। रहील ने अपनी स्क्रीन एलेना की तरफ घुमाई। ये रीडिंग्स नॉर्मल नहीं है, समंदर की तहों में कुछ हिल रहा है और यह कोई भूकंप नहीं है। एलेना ने डेटा को गौर से देखा। फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स ऐसे थे जैसे कोई जिंदा चीज अपनी सांस ले रही हो, गहराई में। यह 8000 मीटर नीचे से आ रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी। इतनी गहराई में कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन यह रीडिंग्स किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसी लग रही हैं। उनके जहाज के कैप्टन, एक तजुर्बेकार समंदर का आदमी जिसका नाम था कैप्टन मार्कस चेन, उनके पास आया। क्या हुआ? कुछ मिला? हमें नहीं पता, रहील ने जवाब दिया, लेकिन जो भी है वो बड़ा है, बहुत बड़ा। रात को जब जहाज अपने रास्ते पर चल रहा था, अचानक समंदर की सतह हिलने लगी। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर आ रही हो। सब लोग अपनी जगह पर रहें, कैप्टन चेन ने चिल्लाकर कहा। फिर अचानक समंदर फट गया। एक अजीमोशान शक्ल पानी से बाहर निकली, एक ऐसा जानवर जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके जिस्म पर क्रिस्टल जैसी चीजें चमक रही थीं और उसकी आंखें नीली रोशनी से जल रही थीं। यह क्रैनोस था, जमीन के सबसे पुराने टाइटन्स में से एक। जहाज का क्रू दहशत में देखता रह गया जब क्रैनोस ने अपना सर ऊपर उठाकर एक जोरदार गरज की आवाज निकाली जो मीलों दूर तक सुनाई दी। अध्याय 2। जंगल के बादशाह का जागना। दूसरी तरफ बोर्नियो के जंगलों में एक और अजीम शान मखलूक अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसका नाम था वॉशटार, एक विशालकाय बंदर जैसा टाइटन जो सदियों से इस जंगल का रखवाला था। वॉशटार अपने इलाके में अकेला रह रहा था। उसकी कौम के बाकी अफराद बहुत पहले खत्म हो चुके थे, या तो इंसानों के हाथों या फिर दूसरे टाइटन से जंग में। एक दिन स्थानीय कबीले के लोग जो वॉशटार को अपना देवता मानते थे, उन्होंने देखा कि वॉशटार बेचैन है। वो अपने सीने पर हाथ मारकर ऐसी आवाजें निकाल रहा था जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। कबीले की बुजुर्ग औरत जिसका नाम मीरा था, उसने अपने लोगों से कहा, यह कोई इशारा है, वॉशटार को कुछ महसूस हो रहा है, कुछ आ रहा है। मीरा सही थी। वॉशटार को जमीन के अंदर से ऐसी लहरें महसूस हो रही थीं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थीं। यह लहरें किसी दूसरे टाइटन की तरफ से आ रही थीं, एक ऐसा टाइटन जो अभी जागा था और जिसकी ताकत वॉशटार से कहीं ज्यादा थी। अध्याय 3। मोनार्क की तशवीश। मोनार्क, वो खुफिया संस्था जो दुनिया भर में टाइटन्स की निगरानी करती थी, उनके हेडक्वार्टर्स में हलचल मची हुई थी। डॉक्टर सारा किम, मोनार्क की सीनियर साइंटिस्ट, अपनी टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग में बैठी थी। हमें प्रशांत महासागर से जो सिग्नल मिला है वो किसी नए टाइटन की तरफ इशारा करता है, और यह कोई मामूली टाइटन नहीं है। उसके साथ बैठा जनरल मार्कस वेब, मोनार्क का मिलिट्री लाइजन, ने पूछा, कितना खतरनाक है यह? हमारे अनुमान के मुताबिक, सारा ने जवाब दिया, यह गॉडजिला से भी बड़ा हो सकता है और इसकी एनर्जी सिग्नेचर बिल्कुल अलग है। यह क्रिस्टल बेस्ड है, रेडिएशन बेस्ड नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। सब लोग जानते थे कि अगर यह सच है तो दुनिया एक नए खतरे का सामना कर रही है। हमें गॉडजिला से संपर्क करना होगा, एक दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर इयान चेन ने कहा। सिर्फ वो ही इस नए टाइटन का मुकाबला कर सकता है। पुरानी जंग की कहानी। ज़ेफायरा उन्हें एक गहरी गार में ले गया जहां और भी पुरानी तस्वीरें और निशानियां मौजूद थीं। यहां उन्हें पता चला कि लाखों साल पहले क्रैनोस की कौम और वॉशटार की कौम के दरमियान एक अजीम और शान जंग हुई थी। क्रैनोस की कौम अपनी क्रिस्टल ताकत से पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती थी, लेकिन वॉशटार की कौम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यह जंग इतनी खतरनाक थी कि इसने पूरी दुनिया का मौसम बदल दिया और आखिरकार क्रैनोस की कौम को जमीन के सबसे गहरे हिस्सों में धकेल दिया गया, जहां वो हजारों साल सो गए। अब क्रैनोस जाग चुका है, डॉक्टर किम ने कहा, और वो अपनी कौम को वापस जगाना चाहता है ताकि वो अपनी पुरानी शिकस्त का बदला ले सके। ज़ेफायरा ने अपना सर हिलाया, गोया वो इस बात से इत्तेफाक कर रहा हो।
हमें गॉडजिला और वॉशटार को यह बात बतानी होगी, डॉक्टर चेन ने कहा। सिर्फ वो ही मिलकर क्रैनोस को रोक सकते हैं। अध्याय 14। वॉशटार का फैसला। टीम ज़ेफ़ायरा के साथ बोर्नियो वापस आई ताकि वॉशटार से बात कर सकें। जब उन्होंने वॉशटार को होलो अर्थ की कहानी सुनाई तो वॉशटार की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगे। वॉशटार अपनी कौम की तबाही की यादें भूल चुका था, लेकिन अब जब उसे याद दिलाया गया तो उसने अपने सीने पर जोर से मारा, जैसे वो अपनी कौम के लिए इंसाफ चाहता हो। मीरा, जो वॉशटार के करीब खड़ी थी, उसने कहा, वॉशटार अब समझ गया है। वो क्रैनोस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह था, क्या वॉशटार अकेला क्रैनोस का मुकाबला कर सकता था? जवाब था नहीं। उन्हें गॉडजिला की जरूरत थी। अध्याय 15। गॉडजिला को मनाना। गॉडजिला अपनी मर्जी से काम करता था और उसे किसी की मदद की जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन मोनार्क की टीम जानती थी कि अगर क्रैनोस की पूरी कौम जाग गई तो गॉडजिला अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। डॉक्टर किम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्हें गॉडजिला को वॉशटार के करीब लाना होगा ताकि दोनों टाइटन्स एक दूसरे की ताकत को महसूस कर सकें और शायद एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। यह बहुत खतरनाक है, जनरल वेब ने कहा। अगर गॉडजिला ने वॉशटार को दुश्मन समझ लिया तो वो दोनों आपस में लड़ सकते हैं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, डॉक्टर किम ने जवाब दिया। अध्याय 16। दो टाइटन्स का इत्तेहाद। मोनार्क की टीम ने एक खास जगह चुनी जहां गॉडजिला और वॉशटार दोनों को बुलाया गया। यह लम्हा बहुत तनाव भरा था। दोनों टाइटन्स एक दूसरे को घूर रहे थे। पुरानी यादें और गलतफहमियां उनके दरमियान थीं। लेकिन फिर ज़ेफ़ायरा ने अपनी आवाज निकाली और उसकी बात दोनों टाइटन्स ने समझ ली। ज़ेफ़ायरा ने उन्हें क्रैनोस के खतरे के बारे में बताया और कैसे उन्हें मिलकर लड़ना होगा। गॉडजिला ने वॉशटार की तरफ देखा और वॉशटार ने गॉडजिला की तरफ। धीरे धीरे दोनों टाइटन्स के दरमियान एक खामोश समझौता हुआ, एक दोस्ती जो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं थी। यह काम कर गया, डॉक्टर चेन ने खुशी से कहा। अब हम क्रैनोस का मुकाबला कर सकते हैं। अध्याय 17। क्रैनोस की कौम जागती है, लेकिन वक्त उनके हाथ से निकल रहा था। प्रशांत महासागर की गहराई में क्रैनोस की क्रिस्टल एनर्जी ने अपना काम कर दिया था। जमीन के नीचे सो रहे दूसरे टाइटन्स जागने लगे। एक के बाद एक क्रिस्टल कवर्ड मखलूक समंदर से निकलने लगे। यह क्रैनोस की पुरानी कौम थी जो हजारों साल की नींद से जाग चुकी थी। यह हमने सोचा से भी ज्यादा खतरनाक है, डॉक्टर किम ने कहा जब सैटेलाइट इमेजेस ने कई टाइटन्स को समंदर से निकलते हुए दिखाया। क्रैनोस अकेला नहीं है, उसके साथ कम अज कम 5 और टाइटन्स हैं। जनरल वेब ने अपनी फौज को अलर्ट कर दिया, लेकिन सब जानते थे कि यह जंग इंसानों के बस की बात नहीं थी। आखिरी जंग की तैयारी। गॉडजिला, वॉशटार और ज़ेफ़ायरा ने मिलकर क्रैनोस की कौम का सामना करने का फैसला किया। मोनार्क की टीम ने उन्हें जितनी मदद हो सकती थी दी। लोकेशन डेटा, कमजोरियों की मालूमात और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट। क्रैनोस की क्रिस्टल जिल्द बहुत मजबूत है, डॉक्टर चेन ने बताया, लेकिन हमने देखा है कि उसके जिस्म के अंदर गर्दन के करीब एक कमजोर जगह है जहां क्रिस्टल पतली है। यह हमारे हमले का निशाना होगा, डॉक्टर किम ने कहा। वॉशटार ने अपने पुराने हथियार निकाले, एक कदीम हथियार जो उसकी कौम ने क्रैनोस की कौम के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया था। यह एक विशालकाय कुल्हाड़ी थी जो खास क्रिस्टल कटिंग मेटल से बनी थी। गॉडजिला ने अपनी ताकत को महसूस किया। अपने जिस्म के अंदर डोर्सल फिन से नीली रोशनी चमकने लगी, जो उसके एटॉमिक ब्रेथ की तैयारी का इशारा थी। अध्याय 19। समंदर की आखिरी जंग। प्रशांत महासागर के बीच सब कुछ तैयार था। क्रैनोस अपनी पूरी कौम के साथ खड़ा था और उनके सामने गॉडजिला, वॉशटार और ज़ेफ़ायरा खड़े थे। जंग शुरू हुई और यह अब तक की सबसे बड़ी जंग थी जो दुनिया ने देखी थी। क्रैनोस की कौम ने अपनी क्रिस्टल स्पाइक से हमला किया, जबकि गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ से जवाब दिया। वॉशटार अपनी कुल्हाड़ी से लड़ता रहा। एक के बाद एक क्रैनोस की कौम के छोटे टाइटन्स को शिकस्त देता गया। ज़ेफ़ायरा हवा में उड़ता हुआ दुश्मन टाइटन्स को परेशान करता रहा, उनकी तवज्जो बटाता रहा ताकि गॉडजिला और वॉशटार को मौका मिले। लेकिन क्रैनोस खुद सबसे मुश्किल दुश्मन था। उसकी ताकत बाकी सबसे ज्यादा थी और वो गॉडजिला के साथ सीधा मुकाबला कर रहा था। गॉडजिला जख्मी हो रहा है, डॉक्टर किम ने अपनी टीम को बताया जब उन्होंने सैटेलाइट फीड देखा। हमें कुछ करना होगा। अध्याय 20। आखिरी बार जंग अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी थी। गॉडजिला और क्रैनोस दोनों जख्मी
एक दूसरे के सामने खड़े थे।